Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. Hello everyone. So today's our topic is sentences on the basis of formation. लास्ट वीडियो भी हम लोगों ने इसी टॉपिक पे बनाई थी. हम लोगों ने कवर किया था सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, बट आज वाली वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है गाइस, देखिए जब मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं तो यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि फॉर्मेशन को ही एग्जामिनर सिंटेक्स भी बोल देगा और फॉर्मेशन को ही एग्जामिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी बोल देगा. तो आज के क्लास में हम लोग फोकस करने वाले रूल्स क्या होते हैं, यानी कि रूल के बेसिस पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. सेकेंडली, कि इन रूल्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है. एंड थर्ड, उन रूल से एरर कहां कहां आता है. ठीक है गाइस, सो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. हम देखिए पहली है जो हम लोग का स्लाइड है, सबसे पहले हमारे पास मिलेगा सिंपल सेंटेंस. अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, राइट. देखिए जब मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूं तो सिंपल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर होता है, आपको जो पहला स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. ध्यान से देखिएगा जरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. अब आप लोगों ने अभी तक जो स्ट्रक्चर सुना होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सुना होगा, लेकिन एक नई चीज यहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिल गई है कि यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या नई चीज आ गई. कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, किस तरह से इसको यूज करा जाएगा. आप देखिए यहां पर जब मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं तो पहला सेंटेंस है इट इज माई स्कूल. अब यहां जब मैं इट की बात कर रहा हूं तो ये सब्जेक्ट है, इज मेरा वर्ब है, लेकिन माई स्कूल यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. एक फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है. ठीक है, तो ये तो सिंपल सा रूल आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंसेस का रूल होता है. ठीक है गाइस, लेकिन जरा लास्ट वाला सेंटेंस देखिएगा. मैंने कहा दोज शूज आर मेरा वर्ब हो गया, दो शूज आर कॉस्टली. अब जब भी आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाए, ध्यान रखना क्या मिल जाए, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ये चीज और ध्यान रखना कि जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, और जब आपका ऑब्जेक्ट किसी वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, राइट. अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मुझे कॉस्टली मिल रहा है. ठीक है, अभी कॉस्टली किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है शूज की, यानी कि सब्जेक्ट की. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट. ठीक है गाइस, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां से. चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. सिंपल सेंटेंसेस का नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम लोगों ने वही करा. अभी तक यहां पे वर्ब थी, बता चुका हूं कि जब वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब की बात होती है. तो यहां पर आपने देखा कि हेल्पिंग और मेन वर्ब को अलग अलग पढ़ते हैं. तो देखिए रवि हैज गॉन आउट. अब जो मेन वर्ब है वो हमेशा किसके आधार पर आती है, मेन वर्ब हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के आधार पर आती है. तो दो स्ट्रक्चर आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस के क्लियर करें. पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और मेन वर्ब हमेशा किसके आधार पर आएगी, आप बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हमेशा ही मेन वर्ब को यूज. सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो सिंपल सेंटेंस की ही है, लेकिन सिंपल सेंटेंस का एक और इंपॉर्टेंट रूल हम यहां पे कवर करने वाले हैं. आप यहां देखिए, आपको रूल मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों वर्ब कवर होता है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी. लेकिन वर्ब के बाद अभी तक हम लोगों को रूल मिलता था सिर्फ ऑब्जेक्ट का, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें रूल मिल रहा है ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट.
ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? देखिए, जब भी हम लोगों को एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जामिनर आपको किस तरह से क्वेश्चन देगा? एग्जामिनर आपको यहां से क्वेश्चन देगा या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पहला यहां पर सेंटेंस देखता हूं तो मुझे सेंटेंस मिल रहा है रवि गेव अ पेन टू सचिन। लुक एट द स्ट्रक्चर, यहां पर रवि मेरा एक सब्जेक्ट है और गेव एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन वर्ब के बाद मुझे जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अ पेन है जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट टू सचिन है। ठीक है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आप लोग को जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो एक बहुत छोटी सी चीज याद करना कि आप बारी बारी दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करके सेंटेंस के साथ देख ले, वर्ब के साथ यूज करके देख ले, और जो ऑब्जेक्ट ज्यादा मीनिंग देगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा मीनिंग नहीं देगा, मतलब कम मीनिंग देगा, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है। राइट, चलिए, अगर मैं इस सेंटेंस को बनाता हूं रवि गेव टू सचिन, तो क्वेश्चन उठता है कि भाई सचिन को क्या दिया गया? गेटिंग, कहीं ना कहीं मीनिंग इनकम्प्लीट आ रहा है, सो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में रवि गेव अ पेन, तो आप देखिए पेन मुझे मीनिंग दे रहा है, पेन के साथ इस वाक्य का मीनिंग ज्यादा आ रहा है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा ध्यान रखना किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट मिला अ लेटर और विद अ गोल्डन पेन। ठीक, यहां पे गोल्डन का ध्यान रखना, ये कोई मेटल नहीं है, गोल्डन एक कलर होता है। ठीक है, इट्स अ कलर नेम। ठीक है गाइस, तो आप देखिए सचिन इज राइटिंग आ लेटर, तो आ लेटर यहां पे ज्यादा मीनिंग देगा किससे? विद अ गोल्डन पेन से, दैट इज वाई ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और विद अ गोल्डन पेन मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप तीसरा सेंटेंस देख सकते हैं, राइट, अ पर्सन वॉज सेलिंग बलून्स इन द मार्केट। तो एक तो मेरे को ऑब्जेक्ट इन द मार्केट मिलेगा और एक मेरे को बलून्स मिलेगा। कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? आप देखिए वर्ब, देखिए वर्ब के साथ मिलके कौन ज्यादा मीनिंग दे रहा है? बलून्स। सो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है और ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन द मार्केट यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पर इन तरह के सेंटेंस में एक क्वेश्चन जो कि केवी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, केवीएस में बहुत बार पूछा गया है। अब इसी स्ट्रक्चर से समझ लीजिए कि अगर मैं पहले सेंटेंस का रूल देखूं, आप लोगों से सिंटेक्स पूछ लेगा। सिंटेक्स किस बेसिस पे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको चार स्ट्रक्चर यहां पे दिए, चार सिंटेक्स दिए। आप लोग देखिए कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर क्या स्ट्रक्चर निकला भाई? रवि सब्जेक्ट हुआ, गेव यहां पर वर्ब हुआ, गेटिंग, और उसके बाद मेरे को दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला स्ट्रक्चर यहां पे करेक्ट माना जाएगा। केवी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको फोकस कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे जो नेक्स्ट मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे आपको दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर किन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा सकता है। राइट, देखिए हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे या तो नाउन को यूज कर सकते हैं, राइट, कोई नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा। ठीक है, तो ये सारे नाउन हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे हम लोग नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे सेम स्पेलिंग लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोनाउन की स्पेलिंग अलग अलग होती है। अगर आप सब्जेक्ट पे लिखेंगे तो कुछ अलग स्पेलिंग होगी, जब आप ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे तो कुछ अलग स्पेलिंग्स होंगी। ठीक है गाइस, उसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्या यूज कर सकते हैं? जिरंड को यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राइट, हम इसके अलावा इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
लुक ओवर हियर, ठीक है गाइस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इन्फिनेटिव्स को यूज कर सकते हैं। और क्या चीज यूज हो सकती है, फ्रेजेस को भी हम लोग सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। फ्रेजेस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड। आप यहां देखिए इस एग्जांपल में देखिए, विद अ गोल्डन पेन, राइट, ऑब्जेक्ट पर है लेकिन क्या आया हुआ है, फ्रेज आया हुआ है। यहां देखिए इन द मार्केट, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन किस कंडीशन में, एक फ्रेज के कॉन्सेप्ट में, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने यहां इस स्लाइड में देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से और अच्छे से यूज किया जा सकता है। आप लोग रीडिंग रोज करेंगे और रीडिंग के साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट तरह का जो सेंटेंस हमारा आता है वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा तरीका समझ लेना कि जब आप 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर लिख दें तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। या दूसरे तरह से समझते हैं इसको, मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। और मैंने प्लस में यहां लिखा हुआ है ही इज अ माइजर पर्सन। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और माइजर मतलब कंजूस, ठीक है। तो मैंने 2 सेंटेंसेस को एक साथ लिखा हुआ है और इन 2 सेंटेंसेस को अगर मैं एक कनेक्टर लगाकर कंजंक्शन का यूज करते हुए अगर मैं साथ लिखता हूं, ठीक है, तो ये सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब ध्यान रखना, यानी कि जब आपको किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन मिल जाए तो वो क्या होगा, या तो कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं मिलता है तो वो होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है गाइस। अब देखिए, आप लोग कंपाउंड सेंटेंस को सीधा सीधा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से भी पहचान सकते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल जाए, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपको सेंटेंस में जैसे ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल गया, आप उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस लगा के आएंगे, ठीक है। अब ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे फैन बॉयज, एक शॉर्ट ट्रिक है यहां से। फैन मतलब फैन बॉयज यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यस, सो, ये सारे कंजंक्शन हमारे क्या हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। इन कंजंक्शन के अलावा कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी यहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि बोथ, and, neither nor, not only but also, either or, together with, और whether or। तो ये कुछ कंजंक्शन है, ध्यान रखिए ये सारी की सारी कंजंक्शन क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जैसे ही आपने किसी सेंटेंस में क्या देखा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखा, तो सीधा ध्यान रखना कि वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन क्या और भी कोई आइडेंटिफिकेशन है कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने की, यस। क्या कि आप कंपाउंड सेंटेंसेस को पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कितने होंगे, या तो 2 पीसेस होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे इसको मिला के लिखा है, ही इज एन ऑनेस्ट बट माइजर पर्सन, राइट। अब जब मैंने इसका कंजंक्शन रिमूव कर दिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन और ही इज अ माइजर पर्सन। देखिए बात ध्यान रखना कि जब आप इसको अलग अलग लिखते हैं तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन से मिलाकर एक साथ लिख देंगे तो यहां पर ये 2 क्लॉज हैं, ठीक है गाइस। क्या है ये, 2 क्लॉज हैं, ठीक है। आपको 2 क्लॉज मिल रहे हैं। तो जितने किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने पार्ट होंगे, राइट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर आपको जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन मिल जाए, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन मिल जाए, आपको उस सेंटेंस में उतने ही क्लॉज मिलेंगे, ठीक। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो एक मेरे को कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, और दूसरा कॉम्बिनेशन ही इज एन माइजर पर्सन, तो मुझे 2 कॉम्बिनेशन मिल गए। तो ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस के अंदर जितने कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्ट और वर्ब के मिलेंगे, उस सेंटेंस के अंदर उतने ही नंबर ऑफ द क्लॉजेस होंगे।
क्लॉजेस के बारे में मैं ज्यादा बात अभी नहीं कर रहा हूं, एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा क्लॉजेस के ऊपर, तो एक डिफरेंट वीडियो आएगा। उस डिफरेंट वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ क्लॉजेस, नंबर ऑफ द क्लॉजेस, ठीक है, वो सारा क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो हमारा सिर्फ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड है। चलिए गाइस, सो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जरा रूल्स देखते हैं यहां से कि क्या रूल्स हैं। ऑलराइट, सो जब मैं यहां पर कंपाउंड सेंटेंस के रूल की बात करता हूं तो आप लोगों ने एक बहुत बेसिक सी चीज समझनी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दो समान चीजों को ज्वाइन किया जाता है। अब वो दो समान चीजें क्या हो सकती हैं? दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब, या पूरे पूरे क्लॉजेस को समान रूप से ज्वाइन किया जाएगा। किसके अंदर? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। तो या तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जब दो समान चीजें कनेक्टेड होंगी तो कैसा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। या फिर जब भी सेंटेंस के अंदर आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल जाए तो क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है गाइस, चलिए रूल समझते हैं। अब देखिए, पहला रूल आपको मिल रहा है सब्जेक्ट प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट। यानी कि पहले रूल में मैंने क्या करा? दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा है, राइट? और उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए, रवि एंड कुसुम आर गुड सिंगर्स। अब जब भी आप एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ध्यान रखना। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने यूज करा नाइदर राधा नॉर कुसुम इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए, यहां पे जब एंड से जोड़ा था तो प्लूरल वर्ब लिया, लेकिन जब मैंने नाइदर नॉर से जोड़ा तो मैंने सिंगुलर वर्ब लिया, राइट? एरर पोर्शन में ये सारा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा कि देखो, बेसिकली जब भी हम नॉर या और होगा तो इनके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेना है, राइट? यहां देखिए, आई, यू एंड ही, अब फिर से एंड से जोड़ दिया तो वर्ब कैसे आएगी? अभी बताया, राइट? तो यहां पर ही के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेना, आपको तीनों के अकॉर्डिंग लेना है। आई, यू एंड ही आर, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। Either Ravi or Rakesh has to complete this task। अब फिर से देखिए, यहां पर और आ रहा है और के बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट इज वाई मैंने यहां पर सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है गाइस, तो पहले रूल में आपने देखा कि मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करा है। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं तो नेक्स्ट रूल में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि सेकेंड रूल में दो वर्ब को ज्वाइन किया गया। कैसे? रवि केप्ट ऑन वीपिंग एंड लिसनिंग। आप देखिए, यहां पर मैंने दो वर्ब को ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, रवि केप्ट ऑन वीपिंग एंड लिसनिंग सैड सॉन्ग्स। यानी कि रवि रोता रहा और दुख भरे गाने सुनता रहा, राइट? इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉन्ट्स टू सिंग एंड डांस ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, देखिए, फिर से दो वर्ब को यहां पे कनेक्ट किया गया। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आइदर रीड अलाउड और लीव द क्लास। ठीक है, यहां देख सकते हैं, यस्टरडे इट केप्ट ऑन रेनिंग एंड थंडरिंग ऑल डे। फिर से मैंने यहां पर दो वर्ब को कनेक्ट किया है। ठीक है, किस कंजंक्शन को लेते हुए? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लेते हुए। ठीक है गाइस, चलिए अगला रूल देखते हैं। थर्ड रूल में आप देखिए, मैंने यहां पे रूल दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि तीसरे रूल के अंदर हमने क्या जोड़ा? हम लोगों ने दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन किया है। किसके हेल्प से? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से। देखिए, रवि वॉज प्लेइंग ड्रम एंड पियानो। यानी कि रवि क्या प्ले कर रहा था? ड्रम एंड पियानो। दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, राइट? She wanted to visit आगरा एंड लखनऊ, राइट? कहां विजिट करना चाह रही थी? आगरा और लखनऊ, राइट? यू राइट आइदर अ लेटर और एन एसे। यानी कि तुम्हें क्या लिखना है? या तो एक पत्र या तो एक एसे लिखना है। ठीक है, यस्टरडे ही वॉज नाइदर एट होम नॉर इन स्कूल। यानी कि ना तो वो घर पे था ना ही वो स्कूल में था। गेटिंग गाइस, समझ आ रहा है ना? तो यानी कि तीनों रूल में हमने देखा कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो दो समान चीजों को जोड़ते हैं। इसी तरह से फोर्थ रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लॉज नंबर 1, उसके बाद हमें मिला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट? एंड देन
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2, और ये हमारा क्या होगा, क्लॉज नंबर 1। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब दो एक साथ क्लॉजेस जुड़ जाएं तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, पूरे पूरे क्लॉजेस जब जुड़ते हैं तो वो भी हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस का ही पार्ट कहलाएंगे। जैसे रवि इज अ डॉक्टर एंड आई एम अ टीचर। आप देखिए एंड से अब क्या जोड़ा, दो पूरे पूरे क्लॉजेस, दो पूरे पूरे सेंटेंसेस जब जोड़ते हैं, राइट। शी वॉन्ट्स टू गो बट आई वॉन्ट्स टू स्टे, यानी कि वो तो जाना चाहती है बट मैं रुकना चाहता हूं। Either you read aloud or she will scold you, या तो भाई तुम तेज मतलब तेज आवाज में पढ़ो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगी। ठीक है, we did not attend the party for you had not invited us। ठीक है, for का यहां पर मतलब है कारण है कि, ठीक, we did not attend the party, हमने पार्टी अटेंड नहीं करी, कारण है कि तुमने हमें इनवाइट नहीं किया था। ठीक है गाइस, तो यहां चारों स्ट्रक्चर में हम लोगों ने समझा कि कंपाउंड सेंटेंसेस को किस तरह यूज करना है। देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि या तो आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहचान लो या तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस कर लो। जितने टुकड़े होंगे, अगर सारे के सारे टुकड़े आपको पूरा पूरा मीनिंग देते हैं, उसमें से एक भी पार्ट अधूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक, अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने अभी बताया कि कंपाउंड सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जितने भी हमें सेंटेंस या क्लॉज मिलेंगे वो सारे के सारे पूरा मीनिंग देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी दैट डे, ये लड़का है जिसने मेरी उस दिन मदद की थी। तो आप देखिए जब मैंने इसको ब्रेक करा, हु यहां पर कनेक्टर है, मैं कनेक्टर को रिमूव करता हूं, मैं इसके दो पार्ट करता हूं, तो पहला तो मुझे पार्ट मिला ही इज द बॉय, राइट, जो कि पूरा मीनिंग दे रहा है। जो हिस्सा पूरा मीनिंग देगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और दूसरा हिस्सा निकल के आ रहा है हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, ये हिस्सा मुझे पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। कब तक पूरा मीनिंग नहीं देगा, जब तक कि दोनों ये जॉइंट ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए जो दूसरे वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां से एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, क्या शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हमेशा ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होता है, ठीक है गाइस। क्या मिलेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कभी आप लोगों को एग्जामिनर ने पूछा कि भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, तो ध्यान देना कि जिस भी क्लॉज के साथ आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल जाएगा वो क्लॉज क्या कहलाएगा, वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के, ये याद हो जाना चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन से याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास होंगे, जैसे इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हाइल, दैट, वेयरएज, एज सून एज, हु, whom, whose, which and many more, ठीक है गाइस। इनके अलावा कुछ अगेन कोरिलेटिव भी हमें कंजंक्शन मिल सकते हैं, जैसे नो सूनर देन। अच्छा यहां से कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, एग्जामिनर इनके कॉम्बिनेशन में गलती कर देता है तो आपको वहां से एरर मिलता है। नो सूनर के साथ हमेशा आपने देन लगाना है, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ भी आपका व्हेन आएगा, सो के साथ दैट, एज या सो के साथ एज, ऑल्दो या दो के साथ येट। तो ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जॉइंट जो भी हमारा सेंटेंस मिलेगा वो सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है गाइस। देखिए एक सिंपल और चीज यहां से बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट, नाम का ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनके रूल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हमने सीधा सीधा जाना कि दो समान चीजों को जब ज्वाइन करेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर थोड़े से लाइक घुमे हुए मिलेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। पहले स्ट्रक्चर की जब बात करें तो थोड़ा सा रूल ध्यान देना, मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद
कंजंक्शन, यानी कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दो क्लॉजेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करा हुआ है। आई फाउंड हिम डेड व्हेन आई रीच देयर। आपने देखा यहां पे क्या सीधा सीधा दो क्लॉजेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आप देखिए आई फाउंड हिम डेड, मैंने उसे मृत पाया, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। तो ये वाला क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इस क्लॉज के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक है गाइस, वी वुड हेल्प यू इफ यू टोल्ड अस। ठीक है, इफ यू टोल्ड अस, यदि तुम हमें बोलते, वी वुड हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करते। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से क्लॉज यहां पे पहचान रहे होंगे। जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, चलिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है, आप देखिए, आप अगर अभी हमने देखा कि पहला क्लॉज है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बाद में था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले क्लॉज को पहले रख सकते। रूल क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो पहले वाला हमारा क्लॉज था उसको उठा के हमने बाद में रख दिया। लेकिन दोनों अवस्था में एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले रखते हैं तो उसके बाद में कॉमा अनिवार्य है। अगर ये कॉमा नहीं होगा तो ये एरर माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन आई रीच देयर आई फाउंड हिम डेड। अब देखिए बिल्कुल सेम है, राइट? सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने क्लॉजेस को इंटरचेंज कर दिया है। बट आपने इसी चीज का ध्यान देना है कि जब आपके सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? कंजंक्शन, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब पहले आएगा तो उसके बाद में कॉमा अनिवार्य रूप से आना चाहिए। ठीक है, इफ यू टोल्ड अस वी वुड हेल्प यू। अब देखिए यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट कर रहा है तो मैंने बाद में क्या कर रखा? प्रिंसिपल क्लॉज, कॉमा यूज होगा। ठीक है, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने बिल्कुल यहां से समझा, दो स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे। ठीक, किसके? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लुक, सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह का सेंटेंस है? देखिए, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कंजंक्शन है, फिर से सब्जेक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपाउंड सेंटेंस की तरह दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। जी नहीं, ये दो सब्जेक्ट को ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर रहा है। फिर ये कैसे आया? देखिए, आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपको कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्लॉज, ये पूरा क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला है। मैं खाली कंजंक्शन नहीं मिला, पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। इस तरह के सेंटेंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देखना और प्रैक्टिस करना। एग्जामिनर बहुत फंसाता है यहां से। जैसे द बॉय हु हेल्प्ड मी वॉज माई क्लासमेट। अब देखो आप, द बॉय वॉज माई क्लासमेट, पूरा क्लॉज आ रहा है ना। द बॉय वॉज माई क्लासमेट, किस लड़के की बात कर रहे हैं? कौन से लड़के की? हु हेल्प्ड मी। तो ये हमारा अलग क्लॉज है, क्लॉज सेकंड कह दूंगा, और ये मेरा सब्जेक्ट यहां पर है, ये मेरा क्लॉज 1 है। इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लेना। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद पूरा क्लॉज, सिर्फ आपका क्या नहीं आया, सिर्फ आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं, पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है। आगे देख लीजिए,
द शर्ट सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का वर्ब कहां है? सब्जेक्ट का वर्ब बात करूं तो यहां पर है, इज ऑफ शॉडी क्वालिटी। शॉडी का मतलब होता है घटिया, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, SHODDY, ठीक है। तो पूछा जाता है ये वर्ड, शॉडी मतलब घटिया। द शर्ट इज ऑफ शॉडी क्वालिटी, शर्ट कैसी है? घटिया क्वालिटी की है। कौन सी शर्ट की बात कर रहे हैं? विच वी परचेज, जो हमने परचेज की थी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं वन टाइम में या वन गो में पढ़ता हूं, द शर्ट विच वी परचेज इज ऑफ शॉडी क्वालिटी, ठीक है। तो यहां पे ये अलग क्लॉज है बीच में सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, पूरा अलग क्लॉज है। और इस वाले सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट यहां पर है। इस क्लॉज ने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया है, किसको? इस वाले क्लॉज के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, राइट। इसी तरह तीसरा, द गर्ल, आप देखिए फिर से यहां पे, ये गर्ल सब्जेक्ट है, स्प्लिटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद यहां पर देखिए, राइट, हु वॉज मर्डर्ड, हैड मेट, इसको माई की जगह मी कर लेना, यहां पर ये एरर है, ठीक है। मेट मी फ्यू डेज अगो, ठीक है। अब फिर से देखिए, यानी कि एक क्लॉज तो क्या बनेगा? हु वॉज मर्डर्ड, जिसका कत्ल किया गया, ठीक है। किसका कत्ल किया गया? लड़की का। द गर्ल हैड मेट मी फ्यू डेज अगो, यानी कि लड़की मुझे कुछ दिनों पहले मिली थी। कौन सी लड़की? जिसका कत्ल किया गया। गेटिंग गाइस? आपने देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद पूरा का पूरा क्या रखा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। और आपके देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहां से एरर फाइंड आउट करेंगे या आप लोगों को सिर्फ ये सेंटेंसेस पता होनी चाहिए। इस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहां पे अब कंजंक्शन लिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? यहां पर ध्यान रखिए कि इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए पहला क्लॉज ही खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, कवर करिएगा। मैंने अभी इस रूल में क्या बताया, आप देखिए एंडिंग किस पे हो रही है? वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का है। इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए जो हमें पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मिला है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो क्लॉज है, वो पूरा का पूरा क्लॉज इस वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि इस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। व्हाट ही डज इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने लायक नहीं है या समझा नहीं जा सकता। किस चीज को? जो वो करता है। एक क्लॉज देखिए यहां पर, और ये पूरा क्लॉज ही इस दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। गेटिंग? आगे देखिए, व्हाट ही सजेस्टेड, जो उसने सजेस्ट किया, इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है, वी हैव, विद की जगह वी कर लीजिएगा इसको, राइट। व्हाट ही सजेस्टेड, जो उसने सजेस्ट किया, ठीक है, इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, वो सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमारे पास बचा हुआ है। अब देखो यहां से यहां तक ये एक क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस क्लॉज के साथ लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है अपने दूसरे क्लॉज के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। Whatever you did was sin, यानी कि जो कुछ भी तुमने किया वो क्या था? Was sin, ठीक है। ये प्रेडिकेट हो गया, इसके लिए सब्जेक्ट, पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई होप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्स सेंटेंस। देखो ध्यान रखना है कि मिक्स सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या भी बोल सकते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो मिक्स सेंटेंस पूछ लेगा, या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ लेगा, ठीक। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखा था एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, लेकिन यहां पर आपको बेसिकली दो प्रिंसिपल क्लॉज मिल जाएंगे और एक आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए
मैंने यहां पे बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस पहचानना हो तो सीधा आप कंजंक्शन से पहचान सकते हैं। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी तो सेंटेंस होगा कंपाउंड, लेकिन जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी तो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे देखिए, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, ठीक है। तो अब ये किस तरह का सेंटेंस है? ये मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। रवि एंड कुसुम आर माई फ्रेंड, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, रवि इज माई फ्रेंड, कुसुम इज माई फ्रेंड, राइट। तो ये यहां तक तो क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन आगे देखिए, हु डांस वेल, जो कि अच्छा डांस करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो या तो मैं इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहूंगा या तो मैं इसको मिक्स सेंटेंस कहूंगा, ठीक है गाइस। सो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 4 तरह के होते हैं, राइट। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस, राइट। इनको किस तरह से यूज किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जा सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जा सकता है और मिक्स सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जा सकता है। इनके रूल्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सो अगली वीडियो में फिर से सेंटेंस का ही एक और पार्ट लेके आऊंगा। टिल देन, राइट, स्टे होम, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। If you like the video, please like, share and subscribe.